नमस्कार मित्रों। आज हम फिर एक नई कहानी पर आ गए हैं। डॉक्टर एन रामन नायर की एक सुप्रसिद्ध रचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है ऊपर जल था नीचे जल था। दरिया, झील और समुद्र के किनारे कतार में दूर दूर तक खड़े नारियल के पेड़ मुझे बहुत पसंद हैं। इसलिए दफ्तर से छूटते ही अकेले नारियल के बाग में जा खड़ा होता, देर तक देखता रहता, फिर टहल टहल कर उनकी शीतल हरितिमा का आनंद उठाता। शाम की हवा में नारियल के पेड़ों के पत्ते जब हिलते हैं तो एक अद्भुत संगीत की धुन सुनाई पड़ती है। प्रकृति ने आंधी में भी पत्तों के न फटने का उपाय दे दिया है। केले के पत्ते बड़े हैं, सपाट हैं, किंतु जरा सी हवा में फट जाते हैं। नारियल ऊंचे हैं, उनके पत्ते बड़े लंबे हैं, किंतु उन्हें आंधियों में जिंदा रहने के लिए असंख्य उंगलियां ही मानो मिल गई हैं। मंद मारुत में नाचने वाले नारियल के पेड़ों से मन बहलाकर जब जब घर वापस आता, तब तब रह रहकर मन में कामना उठती, एक नारियल का बाग मेरा भी होना चाहिए। चाहूँ तो एक बाग शीघ्र खरीद सकता था, लेकिन मैं एक बाग खड़ा करना चाहता था, एक ही कतार में, अर्थमेटिक प्रोपोर्शन में। इस कल्पना में मैं डूबा हुआ था कि मेरी पत्नी चाय लेकर आई। चिंतित देखकर कुछ देर खड़ी रही, फिर वहीं मेज पर चाय और नमकीन रखकर अपनी राह ली। चलते ही चलते आवाज़ दी, चाय रखी है, ठंडी ना होने दें। सच है, कल्पनाशील पतियों से पत्नियां तंग आ जाती हैं। जब कोई रहस्य बताने आए तो पतिदेव कल्पना के सागर में डूबे हुए मिलेंगे। कोई ज़रूरी बात पर विचार करने आवे तो पति महाराज गुमसुम की मुद्रा में। अगर उन्हें गुस्सा नहीं आएगा तो आश्चर्य क्या। मैंने समुद्र के किनारे 3 एकड़ ज़मीन खरीदी। एक ओर समुद्र, दूसरी ओर झील। खारा पानी नारियल के लिए अच्छा है। एक पंप सेट भी खरीदा। ज़मीन के बीच 2 कमरे का एक मकान पहले बनवाया, जिससे वहाँ धूप और वर्षा से बचाने के लिए जगह हो जाए। खाद, औजार आदि रखने की सुविधा भी थी। एक खुला बरामदा था, जहाँ से चारों तरफ देख सकता था। एक आराम कुर्सी भी ले गया। जमीन तैयार करके वर्तुल आकृति के गड्ढे तैयार कराए। 300 नारियल के अच्छे पौधे लगाए थे। सब गड्ढों में कुछ नमक डाला, ऊपर से कुछ छार भी। एक एक घड़ा पानी सबके ऊपर उड़ेल दिया। एक छोर से दूसरे छोर तक कुछ समय देखता खड़ा रहा। इनके बड़े होने पर बाग कैसा मनोरम होगा, इसी कल्पना में डूबता रहा। बाग के चारों तरफ बाड़ भी तैयार कराई, जिससे छोटे पौधों पर चौपाए जानवर हमला ना करें। सुबह और शाम को 2 बार मैं खुद जाता था और उन सबको पानी देता था। पंप सेट से पाइप के सहारे सबको पानी देता था। इस काम से मन आनंदित था। उल्लास से दिन बीते। संतान का अभाव जो सदा खटकता था वह दूर हो गया। अब पत्नी का भी मन नारियल के पेड़ों में रम चुका था। वह भी उनकी देखभाल में जुट गई। दोनों ने पसीना बहाकर 3 एकड़ की जमीन के 300 नारियल के पेड़ों को बड़ा किया। एक एक पौधे में 8-10 पत्ते आए। पत्तों में जवानी का लावण्य था। रात को 8 बजे तक पति पत्नी उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लगे रहे। पत्नी एक एक पेड़ को प्रेम से चूमती थी। किराए के मकान में अब पत्नी का मन नहीं लगता था। एक दिन कहा, किराए के मकान में क्यों पड़े रहें, वहाँ 2 कमरे हैं, वे ही हमें काफ़ी हैं। शान की क्या ज़रूरत। उसके विचार में संतान के प्रति स्नेह ही उमड़ा था। मैंने पत्नी के रास्ते में बाधा नहीं डाली। उसी बाग के मकान में तुरंत आ गए, वहीं खुशी से रहने लगे। 6 साल इस तरह बीत गए। संतानों में नई कोपलें आती रहीं, कितनी मुलायम और हरी।
300 नारियल के पौधों में से 215 इतने बड़े हुए कि लगा जल्दी फल देंगे। सचमुच 3 महीने और बीते तो उनमें कोतुपू नारियल का पुष्प संपुट दिखाई दिए। कितना बड़ा! जल्दी वह फटकर नारियल के फूलों का गुच्छा बाहर आया। देखा, एक एक में 30-50 छोटे नारियल थे। दर्शनीय दृश्य था। सौरभ बिखेर रहा था। भंवरों का झुंड उनके चारों तरफ मंडराता रहा। वे कच्चे छोटे नारियल पहले सुनहले थे, धीरे धीरे हरे हरे, भूरे भूरे और पीले पीले होने लगे। रंग बिरंगे कई जात के नारियल थे। पति पत्नी की बेहद खुशी का क्या वर्णन करूं। ऐसा लगा ईश्वर ने पहले सृष्टि की है, एक स्त्री और एक पुरुष को। वे परंपरा बना रहे हैं, सृजनशीलता में भागी हो रहे हैं। सब नारियल के पेड़ फल देने लगे। हर महीने 5000 नारियल माने 5000 रुपया। हम माला माल हो गए। प्रभु को यह पसंद नहीं था कि हम सुख में बहुत दिन रहें। मेरा तबादला हो गया। 100 मील दूर एक शहर में तहसीलदार के रूप में। जाऊं या न जाऊं, मन में यह तर्क हुआ। पत्नी कहती थी, 800 रुपये के लिए कोई अपनी औलादों से दूर जाकर रहेगा? नहीं, मैं नहीं आती। चाहो तो तुम जाओ, मैं यहीं रहूँगी, यहीं मिट्टी बन जाऊँगी। मैंने जाने का निश्चय किया। पत्नी तो आती नहीं थी, इसलिए हमारे विश्वस्त नौकर तथा उसकी पत्नी जानकी को बाग की देख रेख के लिए मैंने नियुक्त किया। पत्नी कैसे अकेली रहे। महीने में एक बार मैं आता था, पानी से सींचता था। आंगन में पहुँचते ही गोकुल कच्चा नारियल ले आता और कहता, सरकार यह बहुत मीठा है, पीकर देखें। गूदा भी बेहद मीठा है, खाकर देखें। सच था, किंतु एक से अधिक फल पी या खा नहीं सकता था। मन में आता 10 खा लूं, किंतु एक से ही पेट भर जाता था। 1-2 दिन की छुट्टियों के बाद चलता तो मन रह रहकर कहता, मूर्ख कहाँ जाते हो? इस अमृत की खान को छोड़कर, कामधेनु को छोड़कर। अब 6000 से अधिक नारियल हर महीने मिलने लगा। ऊपर से उसके पत्ते, कोतुपू आदि से भी आय बढ़ती थी। जाना भी चाहता था, न जाना भी चाहता था। दुख मन ही मन पीकर चलना पड़ता था। अभी 10 साल बाकी है पेंशन के लिए, उसके बाद यहीं जीवन बिताऊंगा, इसलिए फिक्र काहे की। 10 साल जल्दी बीतेंगे, अभी 10 तो बीत चुके, मानो कुछ ही क्षण बीते हों। नारियल के पेड़ भी 15 फुट के हो गए। अब खड़े खड़े उनके फल को छूना तोड़ना संभव नहीं है। शहर के दफ्तर में बैठते समय तथा किराए के घर में अकेले सोते समय मन में बाग का ताज़ा चित्र आंखों के सामने आ खड़ा होता। दूर रहते हुए भी टेलीविज़न की तरह सारे पेड़, पत्नी, गोकुल की पत्नी, पंपसेट, हौज, पाइप, समुद्र, झील सब स्मृति में आ जाते, जिंदा ताज़ा। इसलिए दूर रहने में दुख नहीं था। स्मृति का सौंदर्य वास्तविकता से रसपूर्ण था। 10 वर्षों से कुल 5 लाख रुपए की बचत हुई। मैंने बैंक में जमा किया। खाद के लिए, कुलियों के खर्च के लिए, पत्नी, गोकुल और परिवार के खर्च के लिए खूब देने के बाद भी इतना बच गया। अब समस्या थी, बचे पैसे से क्या करूं? पेंशन के समय तक और 5-6 लाख जमा होंगे। मन ही मन मंसूबा बांधा, एक बड़ा बंगला बनाऊंगा, 2-3 लाख का। कलेक्टर साहब के बंगले से भी कई गुना अच्छा। पेंशन तो ज़्यादा नहीं मिलेगी, 200-250 मिले तो बेहतर, आराम से रहूँगा। मकान का नाम रखूँगा कल्पद्रुम वाटिका। सब लोग संतानों के नाम रखते हैं, मैं भी वही करूँगा। अब 300 बेटियां हैं, सदा बहार कामधेनु की तरह इच्छित वस्तुएं दे रही हैं। 100 अतिथि आए हैं, कच्चे नारियल पर ही दिन बिताएंगे। शहर के मित्र उस वाटिका को देखकर दांतों तले उंगली दबाएंगे। कलेक्टर साहब क्या, गवर्नर भी वहां ठहरने के लिए तरसने लगेंगे।
मुख्यमंत्री से लेकर सब मंत्री महोदय फ़ोन करके ठहरने की सुविधा के लिए याचना करेंगे। तब मैं एक तहसीलदार मात्र नहीं रहूँगा, बड़ा रईस रिटायर्ड अफसर कहलाऊँगा। मेरी पत्नी भी कांचीपुरम साड़ी में स्वयं की परी मालूम होगी। दोनों 55-50 की उम्र में जवान मालूम पड़ेंगे। अभी से उसका इंतजाम करूँगा। एक बड़े बंगले का मानचित्र खिंचवा लूँगा, एस्टीमेट भी तैयार करूँगा। अब 3 लाख तो हाथ का मैल है। पत्नी को या और किसी को यह सब मालूम नहीं है, पसीने की कमाई है। लोग बंगला देखकर दंग रह जाएंगे, कहेंगे काला पैसा है, इसने खूब घूस ली होगी। नहीं तो अचानक यह ठाट बाट कैसे? एक तहसीलदार की हालत हम जानते हैं, पेंशन कितनी मिलेगी यह भी हम जानते हैं। हर इंसान में डाह होती है, उसे रोग की कोई दवा नहीं है। हर इंसान में डाह होती है, उस रोग की कोई दवा नहीं है। बकने दो। बंगले में हमेशा 2 नए मॉडल की एम्बेसडर कार खड़ी रहेगी, एक मेरे लिए, एक पत्नी के लिए। एक रिपेयर में जाए तो एक रहेगी ही। टहलनियों की भी संख्या बढ़ा दूंगा। नौकर नियत रहेंगे, उन्हें ठहरने का आवास देंगे, आउट हाउस बनाएंगे, सब तरह आराम रहेगा। हम दोनों के मृत्यु के बाद सारी संपत्ति गरीबों के लिए दे दूंगा। लोग हमारी ज़रूर प्रशंसा करेंगे। गरीबों पर दया दृष्टि रखने वाले थे, मर जाऊं तो यादगार बनाएंगे। गरीब जनता के लिए हम छोड़ेंगे। 20-30 लाख रुपए की संपत्ति क्या कम है? एक कॉलेज उससे खड़ा किया जा सकता है। घर में अकेले रहता तो भविष्य की कई योजनाओं में मन डूब जाता। रोज रोज नई योजनाएं जन्म लेती, मर जाती हैं। रुपया अजीब जादूगर है, वह जो न कराए सो थोड़ा। अखबार में पढ़ा था, एक बड़ा बंगला, 100 एकड़ जमीन, आम तथा अन्य फल देने वाले वृक्षों का बाग 4 लाख के लिए। मन में आया खरीदूंगा, परंतु आम तो सदा फल नहीं देंगे। कल्प वृक्ष से बढ़कर संसार में दूसरा पेड़ नहीं। एक दूसरा विज्ञापन भी आया था, हैदराबाद में 500 एकड़ अंगूर का बाग 5 लाख में बिक्री के लिए रखा है। सोचा अंगूर के बाग मनोरम है, हरे हरे कच्चे फल जब तक पक पक कर नीले चॉकलेट रंग के ही हो जाएंगे तो कितना आनंद होगा। 1 किलो अंगूर का 5 रुपया मूल्य है। 500 एकड़ में सालाना 1 लाख से कम आमदनी नहीं होगी। किंतु दूर है, दूर। पत्नी पसंद नहीं करेगी, उसी की इच्छा मेरी भी है, उससे पूछकर ही सब कुछ करूँगा। अब समय भी बहुत है, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं। 1 महीने की छुट्टी लेकर मैं कल्पद्रुम वाटिका में पहुंच गया। दूर से नारियल के पेड़ पत्ते हिला हिला कर स्वागत कर रहे थे। शहर के पेड़ पौधों से मुक्त मकान और इन वाटिका में कितना अंतर था। ठंडी हवा आकर अंतर मन को आनंद देती थी। रेतीली पगडंडियों में चलने के लिए जूते की भी जरूरत नहीं थी। एक फाटक पर आते ही गोकुल मिला। इस महीने 10,000 नारियल मिले थे। मेरे मुंह से निकल पड़ा, 10,000? हाँ सरकार, 10,000। गोकुल झूठ नहीं बोलता। ठीक है, गोकुल कभी झूठ नहीं बोलता, झूठा काम भी नहीं करता। विश्वास इस ठिकाने का है कि मेरे अभाव में सारा भार अपने ही सिर पर उठा लेता है। इस बार सोचा इसके वेतन में भर्ती कर दूंगा। कहा गोकुल तुम्हें इस महीने से 60 रुपया महीना मिलेगा, 10 रुपये की बढ़ती कर दूंगा। नहीं सरकार, मुझे पैसे से क्या काम, आप ही रखें, खर्चा तो यहाँ निकल जाता है, दोनों के लिए इस लोक और परलोक है। सरकार बुढ़ापे में हमारी सहायता जरूर करना। क्यों शक करते हो? तुम और तुम्हारी पत्नी इसी परिवार के लोग हैं, सदा रहेंगे। यही बहुत है सरकार, गोकुल झूठ नहीं बोलता। ये पेड़ हमारे लिए औलादों से भी प्यारे हैं, मालकिन भी यही कहती हैं। ठीक है, ये मेरी भी संतान है, अच्छी संतान, काम आने वाली संतान। गोकुल मुस्कुरा रहा था, जैसा नौकर वैसा मालिक, दोनों का भाव एक, कर्म एक। बरामदे में घुसा तो पत्नी बाहर मेरा स्वागत करने खड़ी थी। गोकुल की पत्नी के हाथ में लाल रंग के नारियल का कच्चा फल था। पीकर देखा कितना मीठा है।
ईश्वर ने खूब शक्कर मिलाई है। यह अमी धारा है। उसका गूदा भी खाकर देखा, उतना स्वादिष्ट नहीं था जैसा दूसरे नारियल का था। इसका पानी अच्छा, दूसरे का गूदा अच्छा। गोकुल ने मुझे वे पेड़ दिखाए जो उसी ने लगाए थे। बाढ़ के सटकर 10 लाल रंग के, 10 नारंगी रंग के, 10 बिल्कुल हरे रंग के, मुझसे भी छोटे थे। फल खचाखच लदे हुए थे। हर गुच्छे में 70-80 नारियल थे। देखने में मन मस्त होता था। गोकुल कितना अच्छा नौकर है, मेरे अभाव की स्वयं पूर्ति करता है। किंतु सरकार इसके फल व्यापारी खरीदते नहीं हैं। क्या सबब है मालूम नहीं। गोकुल ने शिकायत की। कोई बात नहीं, हमारे और मेहमानों के काम आएंगे। सचमुच ये बेचने लायक नहीं है। मैंने दिलासा दिया। सरकार 10 दिन पहले इसके 30 गुच्छे 500 रुपये देकर लोग ले गए। बड़े बड़े थे। वहाँ कांग्रेस की मीटिंग थी, मोटर में लोग आए थे। तब तुम्हारी शिकायत बेमतलब की है। मैंने कहा, पत्नी का मन इस महीने सबसे अधिक खुशी मनाने का था, क्योंकि उसकी इच्छा के मुताबिक फल मिले थे। भगवान ने उसकी सुन ली। मैंने रात के समय उससे मद्रास के बाग तथा हैदराबाद के अंगूर की गार्डन की बात बताई। सुनती रही। अंत में कहा, मैं इन कामधेनुओं को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मरूंगी तो भी इसी की मिट्टी में हो जाऊंगी। ये नारियल के पेड़ मेरी संतान हैं, मेरी सुनते हैं, फल देते हैं। मैंने आगे अपने मंसूबों के रंग बिरंगे चित्रों को उसके सम्मुख रखना अनुचित समझा। 1 महीना मानो 1 हफ्ते की तरह बीत गया। भरी आंखों से मैंने विदाई ली। नारियल के पत्ते हिल रहे थे, मानो मुझे विदा कर रहे होंगे। मुश्किल से 7 दिन और बीते। सुबह के समय में शहर के किराए के मकान के बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटा अखबार पढ़ रहा था। अचानक दृष्टि उन स्तंभों पर गई। भारी बाढ़ और 250 मिलीमीटर रफ्तार की आंधी से एक गांव पूरा उजड़ गया। मैंने सारी खबर पढ़ी। हाँ, वहीं बाढ़ आई जहां मेरी कल्पद्रुम वाटिका थी। मैं मन ही मन जोर से रोने चिल्लाने लगा। स्वर बाहर आता नहीं था। इधर उधर दौड़ा, फिर अखबारों की बाकी खबरें देखी। करीब 30,000 लोग बाढ़ में बह गए। कोई नहीं बचा। उस खंड प्रलय में कोई नहीं बचा। कोई नहीं बचा। कई दरख्तों पर चढ़े, कई छप्परों पर, सब बेकार। प्रकृति के कराल तांडव में सब स्वाहा हो गए। हाय भगवान, मेरी पत्नी और कल्पवाटिका की क्या हालत होगी। मैं चीख पड़ा। दफ्तर से चपरासी ने आकर कहा, जनाब कलेक्टर साहब बुला रहे हैं, आप बाढ़ के प्रदेशों में तैनात हैं, जल्दी जीप लेकर जाइए। मैं दौड़ पड़ा। 3 घंटों की यात्रा के बाद वहीं पहुंचा। पानी उतर रहा था। बहुत से गहरे गड्ढे थे। एक भी पेड़ नहीं था, सब उखड़ चुके थे। एक भी मकान नहीं था, सब गिर चुके थे। मैं पानी में से होकर आगे बढ़ा। कई लाशें एक ओर जमा थीं। उनमें जानवर भी थे, स्त्री पुरुष भी थे, सब नंगे। मन कांप उठा। सचमुच में मैं रो रहा था। 30,000 लोगों में इतनी ही लाशें थीं। मुश्किल से 3-4 हजार। बाकी सब कहाँ गए। लाशों को एक जगह जमा करने की आज्ञा देकर अपनी वाटिका की ओर गया। पत्नी गोकुल, गोकुल की पत्नी, मेरी प्यारी संतानें सब अब नहीं रही होंगी। फाटक पर आते ही देखा, नारियल के सभी पेड़ उखड़कर धाराशाही हुए थे। एक भी फल नहीं था, सब बह गए थे। मकान गिरा हुआ मिला। उसके भीतर झांक कर देखा, पत्नी तो थी पर मरी हुई पड़ी थी। उसने अपने वचन का पालन किया। उसी मिट्टी में अपने को मिलाने की उसकी इच्छा पूर्ण हुई। किंतु गोकुल कहाँ है, उसकी पत्नी कहाँ है। मैं पागल सा मकान के चारों तरफ दौड़ता रहा। केवल मैं था, 15 पुलिस के सिपाही थे। उन्हें मालूम नहीं था कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ और क्यों रो रहा हूँ। बाहर देखा, वे 10-10 छोटे कद के नारियल के पेड़ लाल, नारंगी और हरे ज्यों के त्यों खड़े हैं। छोटे होने के कारण वे गिरे नहीं। उन्हीं के नीचे एक पेड़
को जोर से पकड़े गोकुल मरा पड़ा था। सिसकते मैंने कहा, गोकुल, अब सरकार करने के लिए तू नहीं रहा। गोकुल झूठ नहीं बोलता, आगे नहीं सुनेगा। प्यारे गोकुल, तू भी इसी मिट्टी में मिट्टी होने के लिए यहाँ आया था। केवल तेरी पत्नी बह गई, मेरा सब उजड़ गया, केवल तेरी संतानें रह गई। तन और मन थके हुए थे, फिर भी घूम घूम कर देखा। कई स्थानों में घुटने तक तब भी जल था, सब कहीं जल ही जल था। मानो सारी धरती को जल ने निगल लिया हो और बीच बीच में कहीं उभरी हो। कैसा जल था! यही प्रलय कहलाता है। प्रलय के बारे में मैंने पढ़ा था, अनुमान करके मन ही मन देखा था, परंतु यह पहला प्रत्यक्ष अनुभव था। जिंदगी के प्रति मेरी आस्था ही मिट गई। क्रुद्ध प्रकृति के हाथ में बड़े कहलाने वाले चाँद तक पहुँचे हुए इंसान कितनी बेमतलब की चीज़ है, तुच्छ है। दूर दूर तक देखकर, जल की संहार शक्ति देखकर मैं पछाड़ खाकर गिर पड़ा। पानी में मेरा शरीर डूबता नहीं था, ऊपर जल था, नीचे जल था, एक तरल था, एक सघन। इसी कारण मैं थोड़ा ही डूब पाया। तो दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल महेंद्र अवधपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।